साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के बीएम कृषि महाविद्यालय खंडवा में। और दर्शकों, यहाँ कृषि से संबंधित विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और उन्हें कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाता है और छोटी छोटी बातों पर जानकारी दी जाती है। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञों से। आज हम आए हैं बीएम कृषि महाविद्यालय खंडवा में। यहाँ पर हमारे साथ में है सहायक प्राध्यापक, जो कि अलग अलग विषय के प्राध्यापक हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर स्मिता अग्रवाल जी से। स्मिता मैम, आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा राम राम। मेरा परिचय सर ने दिया है। मैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल, मैं उद्यान विभाग से हूँ और कृषि महाविद्यालय में पदस्थ हूँ। जी डॉक्टर स्मिता जी, जैसा कि हम यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिले और उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो हम आपसे कोर्स के बारे में ही जानना चाहेंगे कि इस कृषि महाविद्यालय में कौन कौन से कोर्स इस समय संचालित हैं। सर, हमारे यहाँ पहले 5वीं डीन कमेटी चलती थी। इन नए बच्चों के साथ में 6ठी डीन कमेटी की अनुशंसा के साथ में हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर में, कृषि में जो कोर्सेज शुरू हुए हैं, उसमें ज़्यादातर ध्यान जो कौशल विकास होता है, स्किल डेवलपमेंट, उन पे दिया गया है, ताकि बच्चे जो हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो रोजगार उन्मुख कैसे हो सके, उनको आगे चल के कैसे रोजगार मिले, इन सब के बारे में हमारे यहाँ जानकारी दी जा रही है। जैसे एक हमारे यहाँ जो फल और सब्जी जो मूल्य संवर्धन होता है, इस पर, दूसरा हमारा कड़कनाथ है, तीसरा जो हमारी मतलब व्यावसायिक रूप में जो हमारी नर्सरी है, उसके बारे में हम विद्यार्थी को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद में मैं कहना चाहूँगी, जैसे एक हमारी कहावत है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, तो बच्चे जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। जी, बहुत अच्छी बात बताई स्मिता जी ने कि जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र सिंह गुर्जर जी, ये भी सहायक प्राध्यापक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि सर ने मेरा परिचय दिया, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह गुर्जर, मृदा विज्ञान विभाग से हूँ। जी गुर्जर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मृदा विज्ञान से आप हैं, तो जहां बात निकल के आती है मिट्टी परीक्षण की, मृदा परीक्षण की, तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि सर इसकी उपयोगिता क्या है, क्या ज़रूरत है इसको, और जो विद्यार्थियों को जो आप प्रशिक्षण देते हैं तो किस प्रकार से उनको आप सिखाते हैं। जैसा कि पहले अपने यहाँ इंडिया में फूड की कमी थी, तो फिर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, तो क्या हुआ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब खरपत, उसका उपयोग ज़्यादा होगा, उर्वरकों का उपयोग ज़्यादा होता गया। अब क्या है, एक्सेसिव यूज़ की वजह से क्या हुआ, सॉइल की कंडीशन ख़राब होती गई। इसीलिए क्या करते हैं कि हर 3 साल में एक बार अपन को मृदा टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अपन लोग अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, ऐसे ही मृदा का स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा सा। अगर हेल्थी सॉइल होगी तो हेल्थी प्रोडक्शन होगा और अपन को वो जो रसायन फूड चेन में आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। अभी क्या है कि जैसे बच्चों का है, अभी जो 6th डीन कमेटी है उसमें स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसा ही क्या है कि जैसे अभी प्राइवेट सॉइल टेस्टिंग लैब्स खुल रही हैं, उनके लिए काफ़ी स्कोप है। इसलिए क्या किया गया है अब कि इनको एक सॉइल टेस्टिंग कोर्स स्किल डेवलप किया गया है। जैसे एंटरप्रेन्योर बने ये लोग जॉब की तरफ ना जाएं और खुद एंटरप्रेन्योर करके सॉइल टेस्टिंग करें, सॉइल टेस्टिंग लैब्स करें, डेवलप करें और फिर लोगों की मिट्टी परीक्षण का करके उनका रिजल्ट दें। जी गुर्जर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो मृदा परीक्षण है वो बहुत अनिवार्य है, उपयोगी है, इससे मृदा के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। किसान भाइयों को आप क्या कहेंगे कि वो मृदा का परीक्षण जरूर कराएं, अनिवार्य रूप से करवाएं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? किसान भाइयों से मेरा ये कि एक बैलेंस डोज फर्टिलाइजर है। जैसे किसी भी क्रॉप का अगर रिकमेंडेड डोज है, उससे ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक पे डेवलप करें, प्राकृतिक चीज़ें डालना शुरू करें। जैसे कि अभी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5 से नीचे आती चली जा रही है। अगर ये संख्या कम होती गई
तो बाद में जन्मेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसीलिए क्या है, गोबर का खाद का उपयोग करें। जैसे कि अपन बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग का ज़्यादा ध्यान दें, ऑर्गेनिक वे की तरफ जाएँ। हालांकि हो सकता है 3 साल तक थोड़ा प्रोडक्शन में अंतर आएगा, लेकिन उसके बाद रेगुलरली प्रोडक्शन अच्छा आएगा और सॉइल की लाइफ और हेल्थ अच्छी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में है डॉक्टर नीलेश रायपुरिया जी। नीलेश रायपुरिया जी कीट प्रबंधन से, आइए हम इनसे बात करते हैं। नीलेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर नीलेश रायपुरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर BM कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा। जी नीलेश जी, कीट प्रबंधन भी एक हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी समस्या रहती है, वे लगभग इससे जूझते रहते हैं। कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे हमें? सर, कीट प्रबंधन के लिए हम समन्वित कीट प्रबंधन अपनाते हैं, जिसमें हम सस्य और मैकेनिकल है ना, यांत्रिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं, जैव तकनीकी क्रियाएं अपनाते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें रासायनिक छोड़कर हमें जैविक की तरफ ही आना चाहिए। यानी नेचुरल फार्मिंग भी, प्राकृतिक खेती में जो जैसे बीजामृत है ना, जीवामृत अपनाते हैं, तो इनको यूज करना चाहिए जी। और जो हमारे बायोलॉजिकल इसमें है, जैसे फंगस हुई, कवक हुई, मैट्रीजम कवक हुई, बीवेरिया कवक हुई, वर्टिसिलियम कवक हुई, इनको अपनाना चाहिए। अब केमिकल किसान भाई अपनाते तो हैं, क्यों अपनाते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी कीट को मारते हैं, इसलिए अपनाते हैं। लेकिन उससे हानि क्या हो रही है? सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है। और कई बार तो इतना, जैसे दवाई खाते खाते इंसान रेसिस्टेंस हो जाता है ना, प्रतिरोधक क्षमता, ऐसे ही ज़मीन में और पौधों में प्रतिरोधक क्षमता आ रही है। इससे क्या हो रहा है? कीट भी लग रहे हैं, बीमारियां भी लग रही हैं। अब किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि हमको जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना, कार्बनिक खेती की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रोडक्शन, उत्पादन और उत्पादकता बहुत कम मिल पाएगी। तो हम यहाँ पर कॉलेज में भी बच्चों को यही सिखाते हैं कि हर जैविक खेती की। और जब आप राबे पे 4th ईयर में जाते हैं बच्चे और फार्मर से मिलते हैं फेस टू फेस, तो उनको हम चाहते हैं कि हमारे छात्र हमारे जो टेक्निक हैं खेती की, वो किसान तक पहुंचाएं। जी नीलेश जी, बहुत अच्छी बात बताई। एक प्रश्न और मन में उठता है कि कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि अपने मर्जी से ही कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मर्जी से कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि गांव में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, तहसील लेवल पर, जिला लेवल, तो वहाँ पर जाएं, वहाँ पर वैज्ञानिक बैठते हैं और उससे संबंधित ही बैठते हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ बैठते हैं। वहाँ पर आ जाइए, वहाँ पर पूछिए। गांव में ग्राम सेवक आते हैं, विजिट करते हैं, यात्रा हैं, उनसे आप पूछिए कि कौन सी दवाई डालना है। वैज्ञानिक से मिलकर पूछिए कितना डोज डालना है। ज़्यादा डोज डालोगे तो भी वो हानिकारक है पौधों के लिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किसान भाई वैज्ञानिक से पूछ सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल हमें विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में रहकर ही कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए हमारी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञों से। किसान भाइयों, जैविक खेती बहुत ही लाभप्रद खेती होती है। जैविक खेती के लिए बहुत सारे शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं कसरावद में, जहां पर जैविक खेती के बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम भी चल रहे हैं और जैविक खेती से कई तरह की फसलों का उत्पादन भी किया जा रहा है। आइए, आज हमारे बीच में मेहमान हैं, हम उनसे आपको परिचय करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सभी दर्शकों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह सिसोदिया है, MSc कृषि से हूँ और यह बायोरे एसोसिएशन के रिसर्च विभाग में कृषि पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन का पूरा देखरेख में विगत 12 वर्षों से कर रहा हूँ। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें जैविक कृषि पद्धति, जैवगतिकी कृषि पद्धति, रासायनिक कृषि पद्धति और रासायनिक बीटी कृषि पद्धति, इनमें 2 वर्षीय फसल चक्र हैं, कपास, सोयाबीन और गेहूँ। इनमें हम सभी आंकड़े हम यहाँ पे एकत्रित करते हैं
उनमें कितना लागत लग रहा है, कितना खर्च हो रहा है और उसमें उत्पादन कितना हो रहा है। साथ ही साथ हम रिसर्च के डेटा भी कलेक्ट करते हैं, जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो कि प्री हार्वेस्ट होते हैं और कुछ पोस्ट हार्वेस्ट होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे कई प्रकार के सैंपल एकत्रित करते हैं, जिसमें मिट्टी के सैंपल हो गए, मिट्टी में अपनी 0 से 20% की 20 सेंटीमीटर की गहराई पे और 20 से 40 सेंटीमीटर की गहराई पे विभिन्न कृषि पद्धतियों से हम मिट्टी के सैंपल एकत्रित करते हैं। और साथ ही साथ हम जो हमारे उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे अपना गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, उनके सैंपल भी एकत्रित करते हैं और उन सैंपलों को हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और साथ ही ये पता करते हैं कि विभिन्न कृषि पद्धतियों में जो हमारे उत्पाद है उनमें क्या गुणवत्ता है। और मिट्टी के अगर हम बात करें तो मिट्टी में हमारे जो पोषक तत्वों की क्या स्थिति है, उसमें पीएच मिट्टी में वर्तमान जब हमारा यह ट्रायल स्टार्ट हुआ था तब क्या था और अभी हमारे को क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ पीएच में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि जो मिट्टी के जो पोषक तत्व है और जो ऑर्गेनिक कार्बन है, पीएच है, ये सीधी तरह से कृषि के मतलब फसल के उत्पादन पे को प्रभावित करते हैं। जी, तो अगले मेहमान से हम आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दर्शक भाइयों, किसान भाइयों, मैं योगेंद्र श्रीवास, मैं इस बायोरे संस्था में विगत 30 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैंने किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती में जुड़ाने का काम किया है। उसके बाद में मैं अभी विगत 12 वर्षों से अनुसंधान के कार्य में हूँ, जिसमें हम लोग जो जैविक किसानों की जो मूलतः आवश्यकता है वो बीज है। तो कपास के जो जैविक बीज हैं उनके ऊपर हम लोग धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके शोध कार्यक्रम चला रहे हैं और जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं सीड रिसर्च का जो पूरा कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ। जी, तो जैसा कि सर ने बताया कि सीड कोऑर्डिनेशन का आप काम कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी मेहमान इस समय मौजूद हैं किसान भाइयों, आइए हम उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते किसान भाइयों, मैं ईश्वर पाटीदार पिछले 30 सालों से बायोरे के साथ में काम कर रहा हूँ। सन 2013 तक मैं बायोरे इंडिया लिमिटेड में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा था और 2014 से मैं बायोरे एसोसिएशन में एज ए रिसर्च हेड काम कर रहा हूँ। जैसा कि भूपेंद्र सिसोदिया जी ने बताया, यहाँ पे जो तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है हमारा 4 कृषि पद्धतियों का, वो तुलनात्मक अध्ययन साइंटिफिक होने के साथ साथ किसानों के लिए भी बहुत कारगर है। किसानों को हम विजुअली यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हम रासायनिक और ऑर्गेनिक कृषि पद्धतियों में किस प्रकार से आँखों से किसान खुद देख सकता है कि जैविक कितना फ़ायदेमंद है और जैविक को प्रमोट करने के लिए हम इन पद्धतियों का यहाँ पे उपयोग करते हैं। साथ में हमारे यहाँ बाहर से विदेशों से भी छात्र आके पीएचडी, एमएससी और बीएससी के थीसिस वर्क करते हैं और इन कृषि पद्धतियों का हम लोग एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं जो किसानों को प्रेषित करते हैं, जिससे किसान भाई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने खेत पर किस प्रकार से अधिक उत्पादन ले सकता है। धन्यवाद जी, नमस्कार, आप अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश बिरला है और करीब 10 वर्ष हो गए हैं मुझे यहाँ पर बायोरे के साथ में जुड़े हुए को और मुख्य रूप से कपास बीज अनुसंधान में मैं कपास बीज प्रजनक के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। सालाना हम 100 से करीब 100 से 200 तक प्रकार की अलग अलग कपास की किस्मों को हमारे खेत पर लगा कर देखते हैं और उनका उत्पादन और उनमें कीड़ों का किसानों के प्रति उसका रुझान और ये इन्हीं सब तथ्यों को आधार मान के कपास की नई किस्मों का विकास कर रहे हैं। साथ ही ऐसी किस्में हम लोगों का उद्देश्य यह रहा है कि कम से कम लागत में कपास का उत्पादन कौन सी किस्म दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और कपास किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो इसी उद्देश्य से हम लोग जैविक किसानों के लिए नई किस्मों की खोज कर रहे हैं। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो चलिए हमारी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं हमारे विशेषज्ञों से। साथियों, जैविक खेती के अपने अलग फ़ायदे हैं। जैविक खेती में किस तरह से रिसर्च किए जा रहे हैं, ख़ास तौर से जब हम खरगोन के खसरावद में आए हैं, यहाँ कॉटन सीड पर विशेष काम किए जा रहे हैं, विशेष शोध किए जा रहे हैं। आइए मिलते हैं एक विद्यार्थी से, किस तरह से यहाँ शोध का उन्हें लाभ मिल रहा है, किस किन विषयों पर शोध किए जा रहे हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल वानी। मैं जम्मू और कश्मीर से यहाँ आया हूँ। बिलाल जी, आके आपको यहाँ कैसा लगा और किन विषयों पे आप काम कर रहे हैं? जी, मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से इंदौर से PhD कर रहा हूँ और बायोरे एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो कि फेबल इसको ऑर्गेनाइज़ करती है। हमारा यहाँ पे कॉटन पे ज़्यादातर काम रहेगा। कॉटन के साथ में रोटेशनल क्रॉप्स पे हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है। उसके साथ में अलग अलग तरह के क्रॉप्स की यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होती हैं। डिफरेंट पर्पसेस हैं हमारे प्रोजेक्ट के, हमारे काम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ऑल द एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड अंडर द एग्रीकल्चरल सिस्टम। हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा क्रॉप रोटेशन जो है बेटर रहेगा एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल के लिए, फार्मर्स के लिए। तो ये हमारा मेन पर्पस है। हेलो, प्लीज़ टेल योर नेम एंड व्हाट यू कम हियर फॉर विच पर्पस? My name is Julia Hauri and I'm coming from Switzerland, from Zurich, from the University of ETH Zurich, and I'm doing my master's thesis here with Fiebel and Bioware on the topic of irrigation and water use in the region, my master's thesis. Yes. How do you feel to come here and meet here to farmers? What you get here and what about the seed, cotton seed, and water management? Please tell. It's very exciting for me to come here into such a different in such a different country, and I've had very good experiences talking to farmers and also in general here in the region. So it's very, very interesting for me, and I'm excited to see what comes out of my thesis. And what about the water management and soil for the crop? So what are you finding here? So I'm looking at groundwater most of all, because this is a big topic at the moment, because in many regions in India groundwater levels are going down. So I wanted to see a bit what the irrigation practices are of farmers in this region, and also what problems they're facing, and how water is managed in this region in general. And so I'm only collecting data, so I need to see what comes out. What are you saying about the other student? You come here and see the research of cotton and other organic farming. So what do you tell to other students? So regularly other students coming and they're doing their work on different topics all around things to do with organic agriculture, and I would highly recommend other students also coming here and doing their thesis or an internship, because it's very, very interesting. Thank you so much.
एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। दर्शकों, चलिए खेती बाड़ी से संबंधित नई जानकारियों को देख लेते हैं खबरें खेती की में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीएम किसान के अपात्रों से 335 करोड़ की वसूली। धान मिलिंग पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश में 90% रबी बुआई पूरी। फसलों को पाले से बचाएं। लाल सड़न रोग से बचाएं गन्ना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत अब तक अपात्र लाभार्थियों से रुपए 335 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। फरवरी 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य भूमिधारी किसानों के परिवारों को सालाना रुपए 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह राशि 3 बराबर किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जो बिचौलियों की भूमिका समाप्त करते हुए लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत धान की मिलिंग के लिए किसानों और मिलर्स को 10 रुपये प्रति क्विंटल मिलिंग शुल्क और 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा अगर 20% चावल का परिधान भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है तो 40 रुपये प्रति क्विंटल और 40% चावल के परिधान पर 120 रुपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि दी जाएगी। चालू रबी सीजन 2024-25 में अब तक 124,80,000 हेक्टेयर में बोनी की गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 90% है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 123.56 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। राज्य की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी अब तक 81.60 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इस वर्ष रबी फसलों का लक्ष्य 140.08 लाख हेक्टेयर रखा गया है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बुआई समान गति से चल रही है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 133,82,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 140.08 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कुछ क्षेत्रों में तापमान कम रह सकता है। मौसम विभाग द्वारा भी प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से कम होने की संभावना बताई गई है। तापमान में होने वाली इस गिरावट का असर फसलों को पाले के रूप में होने की आशंका रहती है। आसमान साफ होने, हवा का बहाव कम होने के साथ तापमान में तेज गिरावट से पाला पड़ने के संकेत मिलते हैं। शरीर पर तापमान का असर थरथराहट के रूप में महसूस होता है। किसानों को समझाइश दी गई है कि रात्रि में विशेषकर तीसरे और चौथे पहर खेत की मेड़ों पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर धुआं करें, जिससे कि धुएं की परत फसलों के ऊपर छा जाए। भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि शुष्क भूमि में पाला पड़ने का जोखिम अधिक होता है, अतः फसलों में स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई करें। यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गन्ना उत्पादकों के लिए लाल सड़न रोग को नियंत्रित करना एक समस्या रहती है। गन्ने का लाल सड़न रोग पत्तियों से लेकर गन्ने की भीतरी सतह तक आक्रमण करता है। फफूंद जनित इस रोग के कारण इसकी गुणवत्ता पर असर होता है तथा सामान्य फसल की तुलना में गन्ने का विकास भी कम होता है। इसके बचाव के लिए रोग रोधी जातियां जैसे को 87,025, को जवाहर 86,600, को 94,012 तथा को 91,010 लगाएं। बोनी के पूर्व तथा गडेरियों को गर्म हवा से उपचारित करें। फफूंद जनित रोग रहित खेत का गन्ना लगाने के लिए चयन करें। गडेरियों का उपचार करने के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर रखें। जड़ी फसल में पूरा उर्वरक दें तथा उर्वरक संतुलित होना चाहिए। पत्तियों में रोग के लक्षण दिखाई दें
तो उसे तुरंत तोड़कर नष्ट करें। साथ ही जड़ी के बाद तीसरी फसल नहीं लें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज कृषि दर्शन में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।